हम लोग जो रोजाना एक दूसरे से बात करते हैं, उस बातचीत की सतह के नीचे ना अक्सर कुछ छिपे हुए मनोवैज्ञानिक मकसद होते हैं। यही मकसद हमारे व्यवहार को कुछ तयशुदा पैटर्न में ढाल देते हैं। एरिक बर्न की एक बहुत ही जबरदस्त किताब है गेम्स पीपल प्ले। ये किताब हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से मिलवाती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि लोग आखिर वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं। तो आज हम इन्हीं मनोवैज्ञानिक खेलों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये शुरू कैसे होते हैं, इनके सबसे आम रूप कौन-कौन से हैं, और सबसे जरूरी बात, हम इनसे बचकर ज्यादा सच्ची और सार्थक बातचीत की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बर्न का मानना है कि हमारा ज्यादातर सामाजिक व्यवहार असल में अनजाने में खेले जाने वाले खेलों से बना है। मतलब ऐसी बातचीत जिसका एक तय ढांचा होता है और आखिर में एक मनोवैज्ञानिक इनाम मिलता है। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना, कि ये खेल अक्सर हमें पता भी नहीं चले हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों और यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी कंट्रोल करते हैं। और हाँ, जहाँ कुछ खेल बिल्कुल हार्मलेस हो सकते हैं, वहीं दूसरे काफी मैनिपुलेटिव, मतलब चालाकी भरे या विनाशकारी भी हो सकते हैं। लेकिन इन खेलों को पहचानने से पहले हमें इनकी नींव को समझना होगा, जो है बर्न का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, या शॉर्ट में कहें तो टीए मॉडल। ये मॉडल हमें इंसानी बातचीत को परखने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। इससे सामाजिक व्यवहार को समझना और उसका अनुमान लगाना काफी आसान हो जाता है। बर्न कहते हैं कि हम सबके अंदर 3 बुनियादी अहम अवस्थाएं होती हैं जिनसे हम काम करते हैं: पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट अवस्था अधिकारपूर्ण होती है, जैसे जब हम बिना मांगे किसी को सलाह देने लगते हैं। एडल्ट अवस्था तर्कसंगत और ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे जब हम लॉजिक से कोई समस्या सुलझा रहे होते हैं। और चाइल्ड अवस्था वो हमारी भावनात्मक और स्पॉन्टेनियस साइड है, जो हमारे बचपन के अनुभवों से बहुत प्रभावित होती है। अब देखिए, बातचीत सबसे अच्छी तब होती है जब हमारा लेन देन यानी ट्रांजैक्शन पूरक हो। इसका मतलब है जब दोनों लोगों की अहम अवस्थाएं सही ढंग से मेल खाती हैं। जैसे एक इंसान अपने अडल्ट मोड से बात करे और दूसरा भी अपने अडल्ट मोड से जवाब दे। लेकिन जब ये अवस्थाएं मेल नहीं खाती, मान लीजिए एक व्यक्ति पेरेंट की तरह बर्ताव कर रहा है और दूसरा बच्चे की तरह महसूस करने लगता है, तो बातचीत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग या मैनिपुलेटिव हो जाती है। और बस यहीं से अक्सर इन मनोवैज्ञानिक खेलों की शुरुआत होती है। तो आखिर ये मनोवैज्ञानिक खेल हैं क्या, जिनके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं? चलिए इन्हें और ठीक से समझते हैं, ताकि हम इन्हें अपनी बातचीत में पहचानना शुरू कर सके। बर्न के हिसाब से एक खेल बातचीत की एक ऐसी सीरीज है जो बार बार होती है, जिसका एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक मकसद होता है और एक ऐसा नतीजा होता है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कोई सीधी साधी बातचीत नहीं है। इनमें अनजाने में अपनाई गई भावनात्मक रणनीतियां शामिल होती हैं, जो हमारी किसी गहरी धारणा को मजबूत करती हैं। जैसे ये मानना कि मुझे कोई नहीं समझता, या फिर किसी गलती की जिम्मेदारी लेने से बचना। और यही इसकी चाबी है। हर मनोवैज्ञानिक खेल में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: भाग लेने वालों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं, व्यवहार के पीछे एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, और एक अनुमानित भावनात्मक पे ऑफ, या कहें तो इनाम। इन घटकों को समझना ही हमें चालाकी भरे पैटर्न में फंसने से बचाने में मदद करता है। चलिए अब कुछ सबसे आम और जाने पहचाने खेलों पर नजर डालते हैं, जिन्हें बर्न ने अपनी किताब में बताया है। इन्हें पहचानने से आपको अपने रिश्तों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। पहला खेल है अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो। ये खेल लोगों को अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक आसान मौका देता है। वे अपने लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। असल में ये अपनी कमियों को स्वीकार करने से जुड़ी जो घबराहट होती है, उससे बचने का एक तरीका है। जैसे कोई कहे, अगर मेरी इतनी डिमांडिंग नौकरी न होती तो मैं अपनी किताब पूरी कर लेता। या कोई पार्टनर ये कहे, अगर मेरा जीवन साथी ऐसा न होता तो मैं ज्यादा खुश होता। यहाँ पर व्यक्ति अपने डर या अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बजाय अपना बोझ किसी और पर डाल देता है। अगला खेल है क्यों नहीं, हाँ लेकिन। ये एक ऐसा चक्र बनाता है जिसमें एक व्यक्ति सलाह तो मांगता है, लेकिन उससे जो भी सुझाव दिया जाता है वो उसे खारिज कर देता है। इससे उसकी ये धारणा और मजबूत हो जाती है कि भाई उसकी समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं है। जरा सोचिए, कोई दोस्त कहता है, हाँ लेकिन मेरा मैनेजर नहीं सुनेगा, या हाँ लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा काम है।
इस खेल का असल मकसद कोई हल खोजना होता ही नहीं है, बल्कि लाचारी की भावना को और मजबूत करना होता है, ताकि बदलाव की जरूरत ही ना पड़े। अब आते हैं तीसरे खेल पर। चलो तुम और वो लड़ो। ये एक बहुत ही चालाकी भरा खेल है, जहां एक व्यक्ति जानबूझकर दो लोगों के बीच झगड़ा करवाता है और खुद मजे से तमाशा देखता रहता है। ये इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे कोई सहकर्मी गपशप फैलाकर तनाव पैदा कर सकता है और फिर दूर से इस पूरे ड्रामे का मजा ले सकता है। ये खेल अराजकता पर पलता है और रिश्तों को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा खेल थोड़ा आक्रामक है, जिसका नाम है अब तुम मेरी पकड़ में हो। इस खेल को खेलने वाला व्यक्ति दूसरों को गलती करने के लिए उकसाता है और जैसे ही वे कोई गलती करते हैं वो पूरी तरह से उन पर हावी हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बॉस जानबूझकर कोई जरूरी जानकारी छुपाता है और बाद में कर्मचारी को वही बात न जानने के लिए डांटता है। या फिर एक पार्टनर सिर्फ ये कहने का इंतजार करता है, देखा तुम हमेशा जरूरी चीजें भूल जाते हो। ये खेल शक्ति के असंतुलन और दुश्मनी की भावना को मजबूत करता है। पांचवां और आखिरी आम खेल है देखो तुमने मुझसे क्या करवाया। इस खेल में एक व्यक्ति अपनी गलतियों या अपने कामों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है। जैसे कोई ड्राइवर चिल्लाता है, अरे तुमने मेरा ध्यान भटका दिया, अब देखो मैं मोड़ से आगे निकल गया। या कोई साथी कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना आपा खो दिया। ये खेल व्यक्ति को अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने से रोकता है और रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन विनाशकारी पैटर्न से बाहर कैसे निकले। बर्न इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस ही इन चालाकी भरी बातचीत से बचने की कुंजी है। इन खेलों को पहचानकर हम सीधी और सच्ची बातचीत की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ 4 प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, पैटर्न को पहचानें। क्या कोई ऐसी बातचीत है जो हमेशा निराशा में ही खत्म होती है? दूसरा, एडल्ट से एडल्ट बातचीत करें जिसमें इमोशनल हेरफेर के बजाय तर्क और ईमानदारी हो। तीसरा, उस व्यवहार के पीछे छिपे मकसदों पर सवाल उठाएं, मतलब इस खेल से असल में हासिल क्या हो रहा है। और चौथा, आपसी समझ और थोड़ी संवेदनशीलता को बढ़ावा दें। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आज भी इतना जरूरी क्यों है। देखिए, 1964 में लिखे जाने के बावजूद बर्न की किताब आज के दौर में भी अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, सोशल मीडिया की दुनिया हो या फिर हमारे निजी रिश्ते। इन खेलों को समझने से हमें एक अविश्वसनीय बढ़त मिलती है। ये हमें बेहतर बातचीत को बढ़ावा देकर हमारे प्रोफेशनल रिश्तों को सुधारने में मदद करता है। हम चालाकी भरे चक्रों को तोड़कर अपने निजी रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर हम उन आदतों से मुक्त होने के लिए ज्यादा आत्म जागरूकता विकसित कर सकते हैं जो हमें पीछे धकेलती हैं। आखिर में बर्न की ये समझ हमें इंसानी रिश्तों के सार को समझने में मदद करती है। सच्ची और पारदर्शी बातचीत को अपनाकर हम विनाशकारी पैटर्न से आज़ाद हो सकते हैं और गहरे स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं जो हमें भावनात्मक संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाते हैं। तो एक पल रुककर सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कौन से खेल पहचानते हैं और क्या होगा अगर आप आज खेलना बंद करने का फैसला कर लें।